दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ सालों में वेस्टर्न मीडिया का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट बना हुआ है। और भारत की तरफ से जब भी कोई नए हथियार का टेस्टिंग या कोई नए हथियार खरीदा जाता है तो वेस्टर्न मीडिया में इसे लेके काफी बढ़ चढ़ के चर्चा किया जाता है। और ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मिलेगा और इसे लेके वेस्टर्न मीडिया में चर्चा शुरू ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड में भी भारत की तरफ से मिलिट्री कैपेबिलिटी को और मजबूत किया जा रहा है और ये भी फिलहाल वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। और कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो भारत के इन डेवलपमेंटों को लेके वेस्टर्न मीडिया काफी अधिक परेशान है और इन सभी चीजों का जो विवरण है वो वेस्टर्न मीडिया के अलग अलग आर्टिकलों में आ रहा है। हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स को जो आने वाले कुछ दिनों में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होगा उसे लेके भी जेंस मीडिया हाउस में काफी बढ़ चढ़ के चर्चा किया गया है। और जेंस मीडिया हाउस के एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल पहले 2 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के लिए तैयारी कर रहा है। मतलब जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स को 2 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को सौंपा जाएगा जो कि इन एयरक्राफ्टों का पहला डिलीवरी होगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में करीबन 83 तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। और दोस्तों उस दरमियान डील के शर्तों के मुताबिक एयरक्राफ्टों का डिलीवरी डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 36 महीने के बाद शुरू होना था, मतलब 3 साल के बाद, जो कि फरवरी 2024 में समाप्त हो रहा है। जिसका सिंपल मतलब यह है कि मार्च 2024 में इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी तक ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि मार्च के कौन से तारीख इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। पर जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि असल में जो पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स को 31 मार्च 2024 के दिन सौंपा जाएगा। वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 के फरवरी महीने में जिन 83 एयरक्राफ्टों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था असल में उसमें 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटेड FOC वेरिएंट था। और डील के शर्तों के मुताबिक सभी के सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2028 तक किया जाना है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी बैंगलोर में 2 फैसिलिटी था जिसका सालाना प्रोडक्शन रेट करीबन 16 एयरक्राफ्टों का था। तो वहीं पे अब तीसरे फैसिलिटी को भी नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उसी फैसिलिटी में बनाया जा रहा है जहां पे कि पहले सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण होता था। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो फैसिलिटी है ये भी साल 2025 से फुल रफ्तार में अपने एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन का काम शुरू कर देगा। और इस फैसिलिटी में भी सालाना करीबन 8 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होगा जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सालाना 24 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर सकेगा। वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके भी कुछ बुरी खबर आ रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में शायद थोड़ा बाधा आए और सालाना शायद 20 एयरक्राफ्टों से अधिक प्रोड्यूस नहीं किया जा सके क्योंकि अमेरिका के द्वारा F404 इंजनों के डिलीवरी में शायद कुछ मुश्किल पैदा किया जाए क्योंकि इस तरीके के जो इंजन है इसके प्रोडक्शन पहले बंद कर दिया गया था। और भारत के ऑर्डर के तहत इन एयरक्राफ्टों के इंजनों का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सालाना करीबन 20 इंजनों का ही प्रोडक्शन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत का प्लान काफी बड़ा है और पिछले साल ही एयरफोर्स के तरफ से करीबन 97 और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों खरीदने को लेकर इरादा बनाया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर 2023 के दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेकर भी एक अकॉर्ड जारी किया गया है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए था और बाय इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत था। और दोस्तों फिलहाल के अगर ऑर्डर को देखा जाए तो पहले बैच में 40 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर और दूसरे बैच में 83 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ टोटल 123 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है। और अतिरिक्त अगर 97 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस होता है तो टोटल 220 तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर हो जाएगा। और दोस्तों एक ऐसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट जिसे कि भारत के द्वारा संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से डेवलप किया गया है और इतने बड़े मात्रा में खरीदा जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे वेस्टर्न मीडिया के अंदर इसे लेकर चिड़ मचा हुआ है क्योंकि इससे विदेशी कंपनियों के जो हथियारों का शेयर भारत के अंदर था वो धीरे धीरे करके कमेगा। और खाली भारत के अंदर ही नहीं कमेगा बल्कि तेजस एयरक्राफ्टों के सफलता के साथ तेजस एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट में भी आने वाले समय में ऐसे विदेशी कंपनियों के शेयर को काटेगा। कुल मिला के दोस्तों विदेशी मीडिया हाउस के अंदर से भारत के जो तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर जलन आगे आ रहा है वो असल में उन मीडिया हाउसेस का जलन नहीं है बल्कि उन कंपनियों का जलन है जो कि ऐसे मीडिया हाउसेस को आर्टिकल छापने के लिए पैसा देता है। जबकि दूसरी तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडिया की तरफ से जो अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है उसे लेके भी कई सारे मीडिया हाउसेस में लगातार चर्चा हो रहा है। खास करके जेंस मीडिया हाउस के हाल ही के एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि इंडिया की तरफ से अंडमान निकोबार कमांड में एयरक्राफ्ट रिकवरी कैपेबिलिटी को और एनहांस किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अंडमान निकोबार कमांड है ये असल में इंडिया का पहला ट्राई सर्विस कमांड है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मलाक्का स्ट्रेट के नजदीक है जहां से कि इंडियन ओशन
ओशन और पैसिफिक ओशन जुड़ता है और सालाना कई हजार बिलियन डॉलर का ट्रेड ही से गुजरता है। और दोस्तों यहाँ पे भारत की तरफ से काफी बड़ा बेस बनाया गया है, जहाज से शुरू करके एयरक्राफ्ट इवन मिलिट्री के भी बड़े सैन्य बेड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्टों के रिकवरी फैसिलिटी को और मजबूत किया गया है, ताकि खराब से खराब वेदर में भी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्टों को यहाँ पे लैंड करने में और यहाँ से टेक ऑफ करने में किसी भी तरीके का मुश्किल ना हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है मतलब पोर्ट ब्लेयर वही पे ही है इंडियन नेवी का बेस INS उत्कर्ष। और दोस्तों ये खाली एक बेस नहीं है बल्कि एक नेवल एयर स्टेशन भी है, जहां से कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्टों के अलावा एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करता है। और दोस्तों 6 से 7 फरवरी के दरमियान इंडियन नेवी के चीफ R हरिकुमार इस बेस के विजिट में थे और दोस्तों इसी विजिट के दरमियान उनके द्वारा इस बेस के बारे में कई तरीके के जानकारी रखा गया है, जिनमें उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स राडार और ट्रूप हाउसिंग फैसिलिटीज को बनाया गया है और काफी बेहतरीन सेंसर्स को भी यहाँ पे लगाया गया है, जिसे कि एडमिरल R हरिकुमार के तरफ से ही इनोग्रेट किया गया। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि INS उत्कर्ष जो है वो असल में साउथ अंडमान आइलैंड में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि करीबन 3200 मीटर का लंबा रनवे है और इसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। हालांकि ये जो एयरपोर्ट है इसका एयर ट्रैफिक को इंडियन नेवी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। मतलब दोस्तों इसे सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है और 3200 मीटर का लंबा रनवे मतलब आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे हर तरीके के एयरक्राफ्ट इवन बड़े से बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी आसानी से उतारा जा सकता है। दोस्तों INS उत्कर्ष में जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिलहाल यहाँ से सिविलियन एयरलाइनर के रूप में एयर इंडिया, आकाशा एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट और विस्तारा जैसे एयरलाइन ऑपरेट करता है। तो वहीं पे INS उत्कर्ष से फिलहाल नेवी के द्वारा INAS 318 रिकॉनेसेंस स्क्वाड्रन मतलब डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्टों का स्क्वाड्रन, INAS 321 चितक हेलीकॉप्टरों के स्क्वाड्रन और ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के रूप में अल्फा ट्रेनर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ पे INAS 325 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन भी डिप्लॉय है और इंडियन नेवी के आवश्यकता के मुताबिक यहाँ पे अन्य एयरक्राफ्टों को भी ले जाया जाता है, जिनमें P8I जैसे मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी है और कई तरीके के जहाजों को भी यहाँ पे डिप्लॉयड रखा जाता है। इवन इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार कमांड को देखा जाए तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे एयरफोर्स के भी कई सारे फैसिलिटीज है और नेवी के भी INS उत्कर्ष के अलावा और भी फैसिलिटीज है, जिसमें नॉर्थ अंडमान के शिवपुर विलेज में स्थित इंडियन नेवी के नेवल एयर स्टेशन INS कोहासा भी स्थित है। और दोस्तों ये जो INS कोहासा है ये करीबन 1006 मीटर या फिर कहे तो 3301 फीट के लंबा रनवे से लैस है। इसके अलावा INS उत्कर्ष के नजदीक INS जरावा भी है, जो कि इंडियन नेवी का एक बेस है जहां से कि जहाजों को ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा कमोटा आइलैंड में भी इंडियन नेवी के कारदीप नामक एक बेस है और कैंपबेल बे में INS बास नाम से इंडियन नेवी का एक नेवल एयर स्टेशन भी है। और दोस्तों इस एयर स्टेशन में 1050 मीटर या फिर कहे तो 3445 फीट के लंबा रनवे है। जबकि इंडियन एयरफोर्स का भी यहाँ पे एक बेस है जिसे कि कार निकोबार एयरफोर्स बेस कहा जाता है। और दोस्तों ये एयरफोर्स बेस असल में कार निकोबार में ही लोकेटेड है। और दोस्तों इस एयरफोर्स स्टेशन में करीबन 2717 मीटर लंबा रनवे है, जो कि कई तरीके के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और डॉर्नियर जैसे एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करता है। इवन दोस्तों यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने C-130 जैसे एयरक्राफ्टों को भी लैंड करवाया जा चुका है और यहाँ से इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट भी करवाया जा चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के तरफ से अंडमान निकोबार आइलैंड को एक स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन के तहत तैयार किया गया है, ताकि अगर इंडियन ओशन में चाइना कभी भविष्य में लड़ाई थोपने का प्रयास करता है तो चाइना को इसी आइलैंड के द्वारा ही मात दिया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड को इतना स्ट्रॉन्ग करने के पीछे भारत का और क्या मकसद हो सकता है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया में इसे लेके इतना चर्चा क्यों हो रहा है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।